हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बैड प्राइम अकेडमी। तो आज की होने वाली है ये हमारी बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 5, जो कि आज हमारा आखिरी यूनिट है। इस टॉपिक की आखिरी वीडियो, इस सब्जेक्ट की आखिरी वीडियो। और इसके बाद आपको जो इसकी एक वीडियो मिलेगी वो मिलेगी आपको इसकी वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। आपको कुछ देर बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी और बड़े शॉर्ट फॉर्म में 1-1.5 घंटे के अंदर हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट। और सब्सक्राइब कर दो आज। तो पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट आज कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो गाइस जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है, जो टॉपिक आता है वो आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और आते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले समझते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। अ वे टू शो हाउ वन थिंग अफेक्ट अनदर, कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाया जाता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहलाया जाता है। मान लीजिए इफ़ यू स्टडी मोर आवर्स विल योर मार्क्स गो अप, कि आप अगर ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं तो क्या आपके मार्क्स उस चीज़ के होने से बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ते हैं तो उसका क्या कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन दिखाया जाएगा वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन से दिखाया जाएगा। इसको हम इस तरीके से इस इक्वेशन से शो करते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। यहाँ पर वाई का मीनिंग होता है द थिंग वी वांट टू प्रिडिक्ट, कि मतलब जो चीज़ हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ऊपर की सिचुएशन में हम मार्क्स प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे ना, कि अगर हम 1 घंटे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स कितने और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हम चीज़ सोचना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो होता है हमारा वाई। एक्स क्या होता है, द थिंग वी यूज टू प्रिडिक्ट, कि मतलब जिसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। हम घंटों के हिसाब से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ना, कि अगर इतने घंटे पढ़ेंगे इतने नहीं, तो जो जिस हिसाब से हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, वो होगी हमारी एक्स, ठीक है। बीटा 0 क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू, जो भी उस चीज़ की स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगा आपका बीटा 0। और बीटा 1 क्या होगा, हाउ मच वाई चेंज व्हेन एक्स इंक्रीज, जब भी आपका एक्स बढ़ेगा यानी आप कितने घंटे पढ़ते हो वो चीज़ बढ़ेगी, उस हिसाब से आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे। ये चीज़ क्या दिखाता है, हमारा बीटा 1। और यही हमारा स्लोप होता है, ठीक है ना। ई होता है हमारा, जो यहाँ पर दिखा रखा होता है रैंडम एरर, कि अगर इसके अंदर कुछ एरर है वो किससे शो होगा, ई से शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस एरर, ये होता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन, ठीक है। अब आता है कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम किसे कहते हैं, टेल अस वेयर वी एक्सपेक्ट द एवरेज रिजल्ट टू फॉल, कि हम कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एवरेज रिजल्ट आएगा ना वो कितना आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को सोचना कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाया जाता है, ठीक है। द एवरेज मार्क फॉर 5 स्टडीज बिटवीन 75 एंड 85, कि आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ ना और एन एवरेज, तो 75 से 85 के बीच में तो मेरे मार्क्स आने पक्के हैं। आप इस चीज़ पर कॉन्फिडेंट हो कि अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ोगे तो 75 से लेकर 85 तक के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलेंगे। और प्रिडिक्शन इंटरवल क्या बोलेंगे, टेल अस वेयर अ सिंगल पर्सन रिजल्ट माइट फॉल, कि एक इंसान का रिजल्ट कहाँ जाएगा। एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट हु स्टडीज 5 1 माइट स्कोर बिटवीन 65 एंड 95, कि मतलब आप किसी और का एग्जाम्पल ले लें इसके अंदर, कि मतलब अगर कोई दूसरा इंसान आपकी जगह वो अगर इतने ही घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकते हैं, 65 से लेकर 95 तक आ सकते हैं। देखो आपको खुद पर तो कॉन्फिडेंस है ना कि आपके 75 से 85 पर आ जाएंगे, बट आपको सामने वाले पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो उसका हम प्रिडिक्शन ही करेंगे, उसको हम अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से जवाब नहीं दे सकते। इस वजह से हम उसको बोलेंगे प्रिडिक्शन इंटरवल। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अभी हमने सिंगल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था, अब आ गया मल्टीपल रिग्रेशन। लाइक सिंपल रिग्रेशन बट विद मोर देन 1 फैक्टर, इसके अंदर एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ऊपर वाली सारी सेम चीज़ें होती हैं, बट एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर। एग्जाम्पल, अगर हम मार्क्स पर डिपेंड करें तो सिर्फ वो स्टडी के घंटों पर डिपेंड नहीं करेगा, आपकी अटेंडेंस कितनी है, आप सो कितना अच्छा रहे हो, इन चीज़ पर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, ऐसा आपके जाते जाएंगे बीटा एन एक्स एन तक, जितने भी आपके रीज़न और होंगे, जितने भी आपके और फैक्टर और होंगे वहाँ तक जाते जाएंगे। प्लस ई इज इक्वल टू एरर, एरर तो आपको पता ही यहाँ पर हर चीज़ में होगा। इट शो हाउ ऑल द इनपुट एक्स टुगेदर अफेक्ट द रिजल्ट वाई, की ये शो करता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जितने भी एक्स हैं, यहाँ एक्स क्या क्या होगा कि आपने कितने स्टडी करी, कितने घंटे स्टडी करी, कितनी अटेंडेंस है आपकी, आप कितना सोए, वो चीज़ आपके वाई को यानी आपके मार्क्स को कितना इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना।
ये चीज़ हमारी क्या शो करती है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और यहीं सिर्फ अगर हम स्टडी कार्ड लेते, एक चीज़ लेते तो वो सिंगल रिग्रेशन हो जाता। इंटरप्रेटिंग रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होते हैं, जैसे इंटरसेप्ट बीटा ज़ीरो, ठीक है ना। बीटा ज़ीरो क्या होता है, हमारा इंटरसेप्ट होता है, ये जो दे रखा है ना, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन ऑल एक्स आर ज़ीरो, जब एक्स सारे ज़ीरो हों, ठीक है ना, स्टडीज़ आर ज़ीरो हो आपकी, तो जो वाई की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, इंटरसेप्ट या फिर बीटा ज़ीरो, ठीक है। इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, प्रिडिक्ट मार्क इफ़ नो स्टडी आवर्स और अटेंडेंस, की आपकी ना तो आपने स्टडी करी, एक्स ज़ीरो है, या फिर ना आपकी कोई अटेंडेंस है, यानी अटेंडेंस भी ज़ीरो है, तो आपके मार्क्स क्या होंगे, ऐसी चीज़ पर वैल्यू क्या होगी आपके वाई की, आपके मार्क्स कितने होंगे, यही हमारा बीटा ज़ीरो दिखाता है, फिर इंटरसेप्ट दिखाता है। स्लोप क्या होता है हमारा, बीटा आई, हाउ मच वाई चेंज व्हेन एक्स आई इंक्रीज बाय 1 कीपिंग अदर थिंग सेम, कि मतलब आपका एक्स जो है वो 1 से बढ़ रहा है, यानी अगर आपकी अटेंडेंस 1 हो गई, या फिर आप 1 घंटे ज़्यादा 1 घंटे पढ़ने लगे रोज, तब आपके मार्क्स कितना आएंगे, या फिर आप 2 घंटे पढ़ने लगे, 1 और बढ़ गया, तब आपके कितने आएंगे। ये चीज़ हो गई स्लोप, ठीक है ना, कि एक एक्स के इंक्रीज़ होने पर आपका वाई कितना चेंज हो रहा है। अगर 1 घंटे का आपके इंक्रीज़ होने पर आपके नंबर 5 या फिर 10 मार्क्स बढ़ रहा है, तो यही हमारा स्लोप होगा, ठीक है। पी वैल्यू क्या होता है, शो दैट इट फैक्टर रियली अफेक्ट द रिजल्ट, की क्या नाम है, ये जो फैक्टर हैं क्या ये सच में अफेक्ट करते हैं हमारे रिजल्ट को या नहीं, कि मतलब 5 घंटे पढ़ना, 4 घंटे पढ़ना हमारे रिजल्ट पर सचमुच अफेक्ट कर रहा है या नहीं, हमारे मार्क्स जो आ रहे हैं उस चीज़ पर सचमुच अफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है ना। अगर आपका इसके अंदर पी की वैल्यू अगर 0.05 से कम आती है तो समझ लीजिए ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अभी आ गए हेट्रोसिडेस्टिसिटी, हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है, ये क्या होती है समझते हैं, इसका नाम ही इतना ख़तरनाक है। वॉट इट मीन, द स्प्रेड वेरियंस ऑफ एरर इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल एक्स वैल्यू, कि जो स्प्रेड है या फिर जो वेरियंस है सेम ही चीज़ होती है, एरर का वेरियंस जो है वो सेम नहीं होता हर एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम, इट मेक प्रेडिक्शन लेस रिलायबल, की मतलब कि ये जो हम प्रेडिक्ट करेंगे उस पर से एक तरीके से हमारी ये चीज़ भरोसा उठा देती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो वो क्या हो जाएगा, इफ स्टूडेंट विद लो स्टडी आवर्स हैव सिमिलर मार्क्स, कि जितने भी मतलब लो स्टडी के हैं, लो स्टडी जो करते हैं मतलब 1 घंटे ही जो पढ़ना है मान लो, उन सबके तो सिमिलर मार्क्स आ रहा है, मगर जितने भी ज़्यादा घंटे पढ़ना है, मान लो 5-5 घंटे पढ़ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, किसी के बहुत अच्छा आ रहा है 95, किसी के बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी ऐसे आ रहे हैं 70 वगैरह, ठीक है ना। ये हो गई हमारी हेट्रोसिडेस्टिसिटी, ठीक है ना। इसको फिक्स कैसे करेंगे, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम वाई का कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा, या फिर रोबस्ट रिग्रेशन मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो हेट्रोसिडेस्टिसिटी हमारी फिक्स हो जाएगी। आगे चलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी की तरफ, ठीक है। मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है, 2 और मोर इनपुट वेरिएबल आर टू सिमिलर, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट वेरिएबल अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, मल्टीकोलिनियर है, ठीक है। मल्टीकोलिनियरिटी हो रही है। एग्जांपल, इफ बोथ हाइट एंड वेट आर यूज टू प्रेडिक्ट BMI दे माइट कंफ्यूज द मॉडल, यानी कि हाइट और वेट दोनों यूज़ करे जाते हैं BMI निकालने के लिए, तो ये चीज़ मॉडल को कंफ्यूज कर रही है कि मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीकोलिनियर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या होगा, हार्ड टू नो विच वेरिएबल इज़ रियली अफेक्टिंग वाई, मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना उस चीज़ को इन दोनों वेरिएबल में से, हाइट में से या फिर वेट में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ये पता लगाना क्या हो जाता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, रिमूव और कंबाइन वेरिएबल, या तो इन दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो या फिर एक को रिमूव कर दो, या फिर दूसरा मेथड क्या होगा, हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो स्पेशल मेथड्स होते हैं जैसे रिग्रेशन वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलें, अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस तो आपकी हो चुकी, ठीक है, वही थोड़ी मुश्किल पार्ट था। अब आपका है टेक्सचुअल एनालिटिक्स। टेक्सचुअल एनालिटिक्स, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि टेक्सचुअल एनालिसिस होता क्या है, मीनिंग से देखते हैं इसका। एनालाइजिंग वर्ड, सेंटेंस एंड डॉक्यूमेंट यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके वर्ड्स को समझना, सेंटेंस को समझना, डॉक्यूमेंट्स को समझना टेक्सचुअल एनालिसिस कहलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैटर क्यों करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आर क्रिएटेड एवरी डे,
है। दुनिया भर के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट बनाए जाते हैं रोज़। जैसे कोई ट्वीट कर रहा है, कोई किसी को ईमेल लिख रहा है, कोई किसी मूवी का रिव्यू लिख रहा है, किसी खाने का रिव्यू लिख रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर किसी मूवी का किसी ने रिव्यू टाइप करा तो हम पढ़ के समझ सकते हैं कि मूवी अच्छी है या फिर बुरी है। तो हम टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं। किसी ने वो डाला, अपना ट्वीट डाला, तो दुनिया के अंदर क्या चल रहा है हमें उसके बारे में पता लगेगा। किसी ने किसी को ईमेल लिखा, तो उस चीज़ को लिखा हुआ जो टेक्स्ट लिखा हुआ उस चीज़ को एनालाइज करना टेक्सचुअल एनालिसिस कहलाया जाता है। इसका गोल क्या होता है कि यूज़फुल पैटर्न समझ में आते हैं और हमें इमोशंस समझ में आते हैं जो टेक्स्ट के अंदर गिवन है, कि इंसान ने किस इमोशन से ये मैसेज लिखा है, या फिर किस इमोशन से ये ट्वीट करा है, गुस्से में ट्वीट करा है या फिर खुशी से ट्वीट करा है। हमें उसके अंदर इमोशन समझ में आते हैं। ये यूज़फुल क्यों है, इसका एग्जांपल ये दे रखा है, सी व्हाट पीपल थिंक ऑफ अ प्रोडक्ट। हमें समझ में आ जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर उसका रिव्यू लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यू लिख रखे हैं, इट्स गुड, ये वो, तो हमें समझ में आ जाएगा कि लोगों को पसंद आया तो हम खरीद सकते हैं। एनालाइज हाउ स्टूडेंट फील अबाउट दियर टीचर। इंसान बच्चा अपने टीचर का रिव्यू देता है, ठीक है। आपको फॉर्म मिलता होगा कि टीचर के रिव्यूज़ के लिए फॉर्म लिखो कि आपको कौन सी टीचर ने कैसे पढ़ाया। उससे टीचर को पता लगेगा कि मेरे बारे में बच्चे क्या सोचते हैं। अंडरस्टैंड पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम पे पोल जो कराए जाते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है, ठीक है ना। स्पॉट फेक रिव्यूज़ और फ्रॉड इन अ कमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं टेक्सचुअल एनालिसिस। बिज़नेस में भी यूज़ होता है, जो कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिज़नेस एनालिटिक्स मेन तो हमारा यही है। हेल्थ केयर में भी यूज़ होता है, पॉलिटिक्स में भी यूज़ होता है, एजुकेशन में भी यूज़ होता है। ये हमारा मुद्दे की बात है नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिज़नेस के अंदर किस तरीके से टेक्सचुअल एनालिटिक्स यूज़ होता है। चैलेंजेस क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं। टेक्स्ट इज़ मैसी, बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं, लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स लिख रखी होती हैं, इमोजीज डाल रखे होते हैं, जो हर इंसान को हर चीज़ समझ में नहीं आ पाती। किसी को स्पेलिंग एरर समझ में आ गया कि हाँ ये सामने वाले ने कर रखा है, बट किसी को नहीं समझ में आता, ठीक है ना। किस इंसान ने इमोजी सरकैज़म में लगाया है या फिर सच में उसने वो इमोजी लगाया है, तो मैसी टेक्स्ट होते हैं। तो ये सेम वर्ड डिफरेंट मैसेज, यानी कि बैंक है, बैंक के दोनों मतलब हो सकते हैं, रिवर बैंक भी हो सकता है, एक मनी बैंक भी हो सकता है। तो जब ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये क्या वर्ड था। लैंग्वेजेस डिफर, अब एक जगह किसी एक लैंग्वेज के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग अलग होगा और वही दूसरी लैंग्वेज में उस वर्ड का मीनिंग अलग होगा, ठीक है ना। तो जो एक इंग्लिश वाला है वो उस चीज़ को अलग से देखेगा, हिंदी वाला है वो उस चीज़ को अलग से देखेगा, ठीक है ना। तो एक ही वर्ड का दो लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग मीनिंग हो सकता है, जिसकी वजह से किसी टेक्स्ट को समझने में किसी इंसान को जो कि दूसरी लैंग्वेज का है उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ट्रिकी, कंप्यूटर जैसे इंसान समझ जाता है ना कि ये क्या बात लिखी हुई है, इस तरीके से कंप्यूटर हमेशा वो चीज़ नहीं समझ सकता। आपको कंप्यूटर को क्लियरली बताना होगा कि ये काम करना है, वरना वो खुद से नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इंसान अपना दिमाग लगा के सोच देता है, अच्छा इसने तो ये लिखी होगी तो मैं अपने पास से लिख देता हूँ, बट कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ये चीज़ सोचे, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस। टेक्स्ट एनालिसिस इन आर, मेन जो आपका टेक्सचुअल एनालिसिस है वो आर के अंदर ही है। इसका इंट्रोडक्शन ये आता है स्टेप बाय स्टेप इन आर, कि मतलब आर के अंदर सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट लोड करना है, जो भी आपकी फ़ाइल में सेव है या फिर वेब ब्राउज़र में सेव है, वहाँ से आप लोड करेंगे आर के अंदर। फिर उस टेक्स्ट को क्लीन करेंगे, सारी चीज़ें लोअर केस में लिखेंगे, पंक्चुएशन हटा देंगे, नंबर्स हटा देंगे, कॉमन वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं जैसे द एंड, ये सब चीज़ें जो होंगी वो चीज़ हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट लोड करने के बाद उस टेक्स्ट को क्लीन कर देंगे, फिर उसको वर्ड में ब्रेक करेंगे, ठीक है। फिर वर्ड काउंट करेंगे वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल से, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज कर देंगे वर्ड क्लाउड से या फिर बार ग्राफ पर, जो भी चीज़ आपको दे रखी है। तो ये स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट लोड करना, उसे क्लीन करना, फिर उसको वर्ड्स में तोड़ना, फिर उसका वर्ड काउंट क्रिएट करना, फिर उस चीज़ को विजुअलाइज कर देना। ये क्या होता है, हमारे टेक्स्ट एनालिसिस के स्टेप होते हैं आर के अंदर। आर पैकेज जो यूज़ किए जाते हैं इस चीज़ के लिए वो कौन कौन से होते हैं। TM यूज़ करा जाता है टेक्स्ट माइनिंग के लिए, टाइडी टेक्स्ट यूज़ करा जाता है कि टेक्स्ट को एज अ डेटा शो करने के लिए, वर्ड क्लाउड यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशन के लिए, टेक्स्ट डेटा यूज़ किया जाता है सेंटिमेंट डिक्शनरीज़ के लिए, ठीक है। ये सब आर के अंदर पैकेजेस होते हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं। मेथड्स क्या क्या आ गए अब हमारे टेक्स्ट एनालिसिस के, बैग ऑफ वर्ड, जस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम ईच वर्ड अपीयर, कि कितनी बार एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा बैग ऑफ वर्ड। TF या फिर IDF, TF होती है टर्म फ्रीक्वेंसी, IDF होती है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रेयर बट मीनिंगफुल वर्ड, ये उन चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है जो रेयर होते हैं, यानी सबसे अलग होते हैं और उन चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है। ये क्या कहलाई जाती है, टर्म फ्रीक्वेंसी या फिर इनवर्स डॉक्यूमेंट
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनग्राम्स क्या होते हैं, लुक एट वर्ड पेयर ऑफ ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट के अंदर हैं या फिर पेयर के अंदर हैं वर्ड्स वो देखती है। जैसे कि जो चीज़ हमेशा साथ आएंगी, जैसे थैंक यू, न्यूयॉर्क सिटी, ये चीज़ 3 वर्ड हैं, ये हमेशा एक साथ आएंगे अगर कहीं पर भी सेंटेंस के अंदर होंगे। या फिर थैंक यू हो जाएगा, यू अलग नहीं आएगा, थैंक अलग नहीं आएगा, ठीक है ना। ये एनग्राम्स होते हैं जो कि पेयर के अंदर या फिर ट्रिपलेट के अंदर साथ होते हैं पूरे टेक्स्ट के अंदर। फिर आता है टॉपिक मॉडलिंग यानी कि LDA, फाइंड हिडन थीम इन लार्ज टेक्स्ट, की लार्ज टेक्स्ट जो है उसके अंदर मेन उस इतने बड़े टेक्स्ट की मेन थीम क्या है वो समझने में हमें क्या हेल्प करता है, टॉपिक मॉडलिंग LDA हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये 5 मेथड हैं टेक्स्ट एनालिसिस करने के, बैक ऑफ वर्ड, TF या फिर IDF, एनग्राम और टॉपिक मॉडलिंग यानी कि LDAB जिसको बोला जाता है। उसके बाद आ गया टेक्स्ट माइनिंग या फिर कैटेगराइजेशन या और सेंटिमेंट एनालिसिस। टेक्स्ट माइनिंग क्या होती है, द फुल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इन्फो फ्रॉम टेक्स्ट, की टेक्स्ट से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देना टेक्स्ट माइनिंग कहलाया जाता है। टेक्स्ट कैटेगराइजेशन क्या होता है, टेक्स्ट को ग्रुप में बांट देना, जैसे कि ईमेल को हमने अलग अलग बांट दिया कि ये वर्क ईमेल है, ये स्पैम ईमेल और ये पर्सनल ईमेल है, इन चीज़ों को अलग अलग बांट दिया। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, नेव बेस से, SVM से, डिसीजन ट्रीज, ये सब इन सब चीज़ों से हम ये चीज़ें टेक्स्ट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है कि इमोशन समझना, जो सेंटेंस के अंदर जो टेक्स्ट के अंदर इमोशन दे रखे हैं कि वो पॉजिटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है या फिर न्यूट्रल इमोशन में वो बात कही जा रही है, वो चीज़ समझना। डिक्शनरी यूज़ करना, जैसे AFINN या फिर NRC, ठीक है, या फिर मशीन लर्निंग का यूज़ करना। यूज़फुल इन सोशल मीडिया रिव्यूज़ एंड सर्वे, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, सोशल मीडियाज़ में, रिव्यू में और सर्वे में। तो बस हो गई हमारी आज की वीडियो, लास्ट वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अब आपको इसके 1 शॉट के साथ बस कुछ ही देर के अंदर, तब तक बने रहिए आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच। और 100 सब्सक्राइबर तो हो गए, अब इसको 500 जल्दी से पहुंचाना है और इसमें मेरी आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो के अंदर 1 शॉट के साथ।